जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता है कि अभी जो एक इम्पोर्टेंट केस चल रहा है, एक सूबेदार साहब और मेजर साहब के झगड़े का। आप सभी को पता है कि मेजर साहब ने सूबेदार साहब के साथ मारपीट की है और उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आज आदेश हो चुके हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के। बहुत से साथी मेरे को कॉल कर रहे थे कि सर अपडेट दो, किस यूनिट का है बताओ। तो हालांकि जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मैंने वो तस्वीरें दिखा दी हैं साहब की, और यूनिट भी बता दिया है। मैंने मेरा नंबर भी दिया था कि जिसको जानना है तो कॉल कर लेगा या मैसेज कर देगा। तो इसी सिलसिले में आज भी बहुत से कॉल आए, मैसेज भी आए, लेकिन आज मैं किसी काम में बिजी था और इस वजह से मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। किस काम में बिजी था आपको बता दूं कि आज जयपुर में वो एटीएस के द्वारा 28 सैनिक, फर्जी सैनिकों को पकड़ा गया है। फौजियों के नाम से नकली आई कार्ड बनाकर नौकरियां कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में मेरी भी कुछ लोगों से बातचीतें चल रही थी। पकड़ा क्यों है और अभी उनकी जांच भी हो रही है। इसमें भी हमारे बहुत से जो सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं ना, आप सभी को पता है कि सिक्योरिटी एजेंसी ज़्यादातर कौन चला रहे हैं, कौन बैठे हैं, जो सैनिकों से पैसे वसूल करते हैं सैनिक को ड्यूटी पे लगाने के लिए, और सिविलियन को ड्यूटी पर लगाकर उनके पैसे खुद खाते हैं। उस चीज़ का भांडाफोड़ हुआ है, उसकी की मैं आगे चर्चा करूँगा। लेकिन जैसा कि मेन केस पर हम आते हैं कि आज क्या हुआ, तो मैंने कल बता दिया था कि उनकी साहब की मैडम और साहब यूनिट में पहुंच गए हैं। उधर वो मेजर साहब भी एक दिन की छुट्टी के बाद में यूनिट में आ गए हैं। आज सूबेदार साहब की मैडम ट्वाइसी साहब से मिली है और ट्वाइसी साहब ने कहा कि ठीक है जी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। दूसरी यूनिट के कर्नल साहब और मेजर साहब इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद हम मेजर साहब को जो भी पनिशमेंट मिलेगी देंगे। हालांकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी आई कि जी यूनिट का मामला है। इन चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ आती है कि राजीनामा कर लो, माफ़ी मांग लेंगे। उनके बाल बच्चों का क्या होगा। उनकी मैडम के पास भी चीज़ें आई, कुछ हमारे पास भी, क्योंकि हमारे साथ ये नहीं कि अधिकारी नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कॉल किया कि राजीनामा करवा दो, माफ़ी मांग लेंगे। तो आज उस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन माफ़ी का स्तर क्या होना चाहिए। मैंने ये कहा कि अगर माफ़ी मांगी जाए तो पूरी रेजिमेंट के सामने मेजर साहब हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर माफ़ी मांगे। अगर वो आज उनके दिमाग में अक्ल आई है कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, जो लोग कह रहे हैं कि यार ठीक है आप सूबेदार साहब हो, उनके बाप के बराबर के, उनको माफ़ कर दो, तो माफ़ करने का तरीका यही है कि भाई अगर इसने बाप के बराबर को, मतलब बाप को मारा है, तो आज वही बाप पूरी रेजिमेंट के सामने इनको 2 थप्पड़ मारे और ये चुपचाप राजी राजी 2 थप्पड़ खाएं और हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफ़ी मांगे और पूरी रेजिमेंट के सामने इस चीज़ को एग्री करेंगे, हाँ मेरी गलती हुई है और मैं भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करूँगा। किसी भी, चाहे कोई जूनियर हो, सीनियर हो, किसी भी बंदे के ऊपर इस तरह मैं हाथ नहीं उठाऊँगा। अगर ये शब्द मेजर साहब बोलें तो हम उनकी वाइफ से और उस साहब से माफ़ी दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये मेरे विचार हैं। बहुत से लोग इस विचार में अपने अपने कमेंट्स करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी अपने अपने विचार व्यक्त करें कि अगर ये ऑप्शन आता है तो उनको माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप भी अपने विचार दें। दूसरी बात कि
अगर ये आप लोगों को मंजूर नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ और सज़ा होनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरा नंबर भी सबके पास दिया हुआ है, एक बार फिर देता हूँ, 8290354513, 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप पर भी मेरे को डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉल भी करके बता सकते हैं, या कमेंट्स में भी कह सकते हैं कि नहीं जी इनके लिए ये सज़ा होनी चाहिए, माफ़ी नहीं करनी चाहिए, वो भी बता सकते हैं। उनकी वाइफ से मेरी बात हुई है, वो भी इस चीज़ पर एग्री हैं, और नहीं भी हैं तो हम सब कोशिश करेंगे कि एग्री हो जाए। लेकिन सज़ा हमने बता दिया, अगर मेजर साहब गलती फील करते हैं और वो मानते हैं कि हाँ एक सीनियर सूबेदार जो कि सूबेदार मेजर की ड्यूटी भी कर चुके हैं, तो IC साहब ने भी कहा है कि साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, पता नहीं इन्होंने कैसे इनके साथ कर दिया। हालांकि शुरू में साहब ने ये बोला, बताया मैडम को कि कोई बात नहीं, रेजिमेंट की बात है, आपस में इनका झगड़ा हो गया, इस चीज़ को यहीं छोड़ो। लेकिन जब बाद में मैडम ने कहा कि छोड़ेंगे, छोड़ने से पहले तस्वीरें देख लो, ये जो चीज़ें हैं ये देख लो, साहब की जो एक खून से लथपथ तस्वीर है, बेहोश करने तक साहब को इस तरह मारा है, क्या ये सही है? तब वो तस्वीर देखकर तो IC साहब ने बोला कि हाँ भाई ये तो गलती हुई है, और साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और इंक्वायरी होगी, पनिशमेंट मिलेगा। फिर मैडम ने कहा कि भाई मेरे को CO सर से मिलाओ, तो इन्होंने कहा कि आज नहीं। CO साहब ने कहा कि भाई मैंने बता दिया ये जो चीज़ें होंगी, अगर आप चाहो तो चले जाओ। लेकिन मैडम ने कहा कि नहीं, हमें CO साहब से मिलना है। तो CO साहब ने आज एक स्पेशल उनके ने दरबार भी लिया है, जहाँ तक हमारे पास चीज़ें पहुँची हैं। तो उस दरबार की वजह से इनको कहा कि भाई आज हम दरबार ले रहे हैं पूरी रेजिमेंट का, और कल आपसे मुलाकात होगी। तो CO साहब से कल मैडम की मुलाकात होगी। इसका क्या डिसीजन होता है वो मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। दरबार पूरी यूनिट का हुआ है, लेकिन ना ही तो सूबेदार साहब को बुलाया गया है, ना ही वो मेजर साहब, यानी वो दोनों ही उस दरबार में मौजूद नहीं थे। लेकिन CO साहब ने ये खुला कह दिया है कि भैया मेजर ने इसने गलती की है तो इनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें CO साहब तक भी पहुंच गई हैं, और CO साहब को अच्छी तरह भी पता है कि भाई रविंद्र फौजी तक भी पहुंच गई हैं। उन्होंने ये चीज़ें सोशल मीडिया के जरिए लगभग हर बंदे तक, आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर बड़े बड़े कई अधिकारियों तक हमने पहुंचा दी है। हालांकि मैंने अभी किसी को भी इनका नाम नहीं बताया है, ठीक है, और ना ही रेजिमेंट बताई है, जिसका कारण मैंने कल भी बता दिया था कि एक रेजिमेंट को खड़ा करने के लिए हमारे जैसे कितने ही जवानों ने, जैसियों ने और अधिकारियों ने खून पसीना बहाया है, तब उस रेजिमेंट का नाम हुआ है। और किसी एक की गलती से हम उस रेजिमेंट का नाम नहीं लेते। ये शिक्षा हमारे को, हमारे एक गुरु हैं, पुराने ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, तो तब से मैंने नाम लेना ये छोड़ा है। आज उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है तो करवाओ, तो करवा देंगे। मैंने कहा लेकिन लेवल ये होना चाहिए ताकि आने वाले सभी अधिकारियों को या ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जैसियो हो, चाहे वो NCO हो, उनको ये सबक मिले कि अगर आप किसी के ऊपर मैन हैंडलिंग करते हो, आर्मी एक्ट के अनुसार मैन हैंडलिंग का जो पनिशमेंट है वो सीधा है सर्विस टर्मिनेट, कोर्ट मार्शल, सूखा घर। अगर कानून के हिसाब से चलेंगे तो मैक्सिमम ये सज़ा है। मिनिमम CO साहब चाहे तो कुछ भी दे दें, लेकिन इन सब चीज़ों की ठीक है कि भाई एक ही जगह के हैं, काम किया, हो गया तो हो गया। तो एक ऐसा मैसेज देना चाहिए हमारी आर्मी को सबके लिए कि अगर आप इस तरह किसी को, मैडम ने मेरे को बताया कि जो कहानी आज पता चली है कि वहाँ जो हुआ, ठीक है, खाने खिलाने पर मैं बता ही चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि फायरिंग रेंज में ये टीम गई थी। वहाँ जब दोपहर का लंच होता है तो साहब ने उनके लिए 2 बंदे डिटेल कर दिए थे। ये मेजर साहब वहाँ खाना खाने जब बैठे तो बोला जेसीओ कहाँ है? बोले साहब वो उधर है, जो बाकी जवान भी खाना खा रहे हैं तो उधर देख रहे हैं। बोला बुलाओ उसको यहाँ। एक अधिकारी यहाँ जो फायरिंग का इंचार्ज है, अफसर है, वो खाना खा रहा है तो उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए। तो वो उनको बुलाने गए तो वो आगे बोले हाँ साहब। बोले आप यहाँ क्यों नहीं खड़े, आप मेरे को खाना खिलाओगे? तो उन्होंने बोला कि साहब मैंने 2 बंदे डिटेल देख कर दी और मैंने जवानों का भी देखना है। बोला नहीं, अब जवानों को भेजो और आप मेरे को खिलाओ।
तो साहब ने कह दिया कि मेरा काम नहीं है। इसी बात पर नाराज साहब को वहाँ भी बोला ये शब्द कि बकवास मत करो नहीं तो चूतनों पर लात मारूंगा। तब साहब ने कहा कि साहब लात ही मार कर दिखाओ। फिर उस समय ये मामला ठीक है सबके सामने का था, चुप हो गया। लेकिन जब फायरिंग टीम वहाँ से जा रही थी, जेशो साहब को बुलाया गया कि आप मेरी जिप्सी में चलोगे। और साहब ने ये भी कहा है कि भाई मैं आपकी जिप्सी में क्या करूँगा, मैं जवानों के साथ मेरे को जाना है, बाकी चीज़ें भी रास्ते में देखनी मेरी भी जिम्मेवारी है। लेकिन इन्होंने बोला नहीं आप मेरे साथ चलोगे। साहब ने 2-3 बार मना किया है, लेकिन बाकी गाड़ियाँ निकलते गई। इन्होंने बोला कि ड्राइवर को बुला के लाओ, साहब को यहीं चलना है। जब इन्होंने 2-4 बार कहा है तो इनको ये लगा कि साहब को बोलो कि भाई ठीक है पर्सनल आपसे कुछ बातें करनी है, इसलिए जिप्सी में आपको मेरे साथ चलना है। तो साहब सीधे मन से उसके साथ बैठ गए। जब सब गाड़ियाँ चली गई उसके बाद जिप्सी गई है, और जब यूनिट के नज़दीक पहुँचने लगे तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि आप जाओ, साहब से मेरे को कुछ पर्सनल बातें करनी है। मतलब यूनिट से कुछ ही दूरी पर ऐसे रास्ता था, बोला साहब पैदल चलेंगे। तो साहब ने ये भी कहा कि साहब चलते चलते आप गाड़ी में बात कर लो, जिप्सी में भी तो बातें हो सकती हैं। बोले नहीं नहीं साहब कुछ पर्सनल है। तो साहब को लगा कि भाई इसने गलती की तो हो सकता है सॉरी बोलेगा या कुछ और बात होगी। लेकिन ड्राइवर को भेज दिया गया। हालांकि ड्राइवर थोड़ी दूर पर ही गाड़ी रोक कर खड़ा हो गया था, और उन्होंने क्या बोलते हैं साहब ने उसको उतारा, और उतारते ही सीधी वहाँ माँ बहन की गालियाँ दी हैं कि तेरी माँ ये बहन फलाना ढिकड़ा, तेरे को मैं तू पेंशन जा रहा है ना, साला को पेंशन नहीं लेने दूंगा, इस तरह की बातें बोली है। तो साहब ने कहा कि साहब ये तो गलत है, और चलो सीओ साहब के पास। तो सीओ साहब कहा ये तो खुद वही है बात है, दबंगाई में थे, गरम खून जोश था, और साहब को मारा है, बॉक्सिंग मारा है जिसमें साहब का सिर भी फटा है, फिर गिरा के भी मारा है, गला दबाया है। ये चीज़ें उनकी वाइफ ने बताई है। फिर जब साहब ने कुछ आवाज़ लगाई, मतलब साहब बहुत से लोग कह रहे हैं कि साहब ने कुछ क्यों नहीं किया फलाना ढिकड़ा। साहब ने बोला कि मैं समझ ही नहीं पाया कि ऐसा भी हो सकता है। उसने तो सीधा मारा, सिर पे पता नहीं किस चीज़ की लगी, और लगते ही चक्कर आके साहब गिर गया, और उसके बाद में भी उसने मारा। वो तो बड़ी मुश्किल से साहब बेहोश होते होते चिल्लाए, तो कोई सिविलियन ने पता नहीं किसने देखा, उन्होंने आके छुड़ाया। उसके बाद ये मेरे साहब गया है, और ये साहब को बेहोशी हालत में मतलब बड़ी मुश्किल से उठाकर वो यूनिट पहुंचाई है उसने। ऐसे में कुछ भी हो सकता था। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके बावजूद जो आज साहब ने दरबार लिया है, हालांकि सीओ साहब ने दरबार में यही कहा है कि भैया जो चीज़ें सही थी वही बताओगे, ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं बचाएगा। अगर एसएम साहब ने भी कहा है, टोएसी साहब ने, कि भाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, ऐसे व्यक्ति को घर जाना चाहिए, फौज के लायक नहीं है, सभी ने ये कहा है। लेकिन कहीं से ऊपर से, हालांकि मैं कह नहीं सकता, इनके घरेलू टर्म्स किसी बड़े अधिकारी से हैं। इनके अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन किसी ने बताया है कि वहाँ से जयकारा है कि भाई इनकी सर्विस बचाओ और मामले को यहीं रफा दफा करो। कोई बड़े लेवल के अधिकारी हैं जो इसमें इन्वॉल्व, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे खुद मतलब जानने वाले कुछ अधिकारियों ने, मैडम से भी मेरी बात हुई है, बात बहुत से लोगों की भी हुई है कि क्या करना चाहिए। तो मैं तो फिर कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो आज इतने सीनियर व्यक्ति को मार रहे हैं, अगर आगे ये रैंक लेंगे, कल ना हो सकता किसी रेजिमेंट के सीओ बन गए, तो सीओ के पास तो असीमित पावर दी गई है, और उन असीमित पावरों का अधिकार करके ये किस स्तर से जा सकते हैं। तो किसी भी हालत में इनको उस रैंक तक तो किसी भी हालत में ऐसे व्यक्ति को नहीं पहुंचाना चाहिए। पहली बात, अगर यहाँ नौबत आ रही है कि इनको घर जा रहे हैं, इनके बीबी बच्चे, हालांकि बात जब जवानों की आती है तब तो बीबी बच्चे नहीं देखे जाते। अगर यही चीज़ें उल्टा जेशो साहब से हो जाती तो कोई नहीं कहता कि भाई इन्होंने मेजर साहब को मारा है, इनके कोर्ट मार्शल की तैयारी हो जाती। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। तो इन्होंने उत्पात कर दिया। बड़े क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन क्षमा तभी होगी कि ये सबके सामने, पूरे रेजिमेंट के सामने आए और साहब इनको छोटा समझकर 2 थप्पड़ मारे, और फिर ये हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफ़ी मांग लें कि भाई हाँ मेरी गलती हुई है और भविष्य में नहीं करूँगा। ये मेरे विचार है, मैं बता ही चुका हूँ। आगे की कल क्या होती है, हालांकि अगर
मुझे भी पता है कि इतनी जल्दी वो भी नहीं मानेंगे कि मैं मेजर हूँ, मैं कैसे थप्पड़ खाऊंगा। तो मेरे हिसाब से मेजर साहब की जगह अगर हम होते या कोई भी होता, आपने अगर ताकत दिखाई है किसी, पहली बात तो दिखाना नहीं चाहिए था, ऐसे किसी सामने कोई बुजुर्ग है कोई है और आप मार रहे हो, मैं फिर कहता हूँ कि ताकत दिखानी है तो बराबर वालों के साथ में, जहाँ आप 4 मारो और वो आपको 3 भी मार सके ना, तो वहाँ लड़ना चाहिए। ये नहीं कि कोई मार ही नहीं रहा और आप मार रहे हो, तो फिर आप शेर नहीं हो। और अब अगर आपने गलती कर दी और आपको एहसास हो रहा है, तो आपको 2 थप्पड़ खाने चाहिए और खुद आपकी गलती माननी चाहिए। और ऐसे केस जब जवानों के लेवल में होते हैं तो ये चीज़ें हुई हैं, अगर वही करते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका इरादा है कि भाई ठीक है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो, घर जाने के लिए आप तैयार हो तो जाओ, लेकिन इस चीज़ का ज़िंदगी भर आपको पछतावा रहेगा। घर जाने के बाद में भी आप यही सोचते रहोगे कि आपने गलती की थी, आपको मौका भी मिल रहा था, फिर भी आप अपनी अकड़ में रहे। तो बोलते हैं ना, अकड़ में तो मुर्दा रहता है। इंसान को फ्लेक्सिबल तभी बनाया गया है कि वो झुक सके, अपनी गलती को स्वीकार कर सके। अकड़ कर चलना है तो मैंने बता दिया, बराबर वालों या अपने से ऊपर वालों से लड़ो तो होता है ताकतवर। जैसे शेर जंगल का राजा जब ही होता है जब वो जंगल की रक्षा करता है, कमज़ोरों पर वो नहीं है, बड़े बड़े शिकारियों पर टूटता है। ठीक है, और बाकी तो मैंने बता दिया। फिर कह रहा हूँ, ये मेरे निजी विचार थे, आप लोगों के जो विचार हैं कमेंट्स में मैं पढ़ूंगा, और कल उनकी मुलाकात के बाद क्या होता है वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिर भी इसका उसमें किसी को कोई डाउट हो तो मेरा नंबर है, पहुँच सकते हैं। हम भी कह रहे हैं कि फौज का मामला फौज तक ही रहे, बाहर ना आए। अगर नहीं माने और अधिकारियों ने इनको बचाने की कोशिश किया तो फिर दूसरा रास्ता ही है, कोर्ट है, कानून है। फिर हम उनको जहाँ तक हमारी नॉलेज है या जहाँ तक हमारे से हो जाएगा हम उनको कोर्ट में भी ले जाएंगे, हमारे संपर्क में वो हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, वो छोटा सा मैं भूल गया जो मैं बता रहा था कि आज बहुत से लोगों के फ़ोन आए, मैं नहीं उठा पाया, तो मैंने कहा था कि जिसका भी इम्पोर्टेंट होता है तो व्हाट्सएप कॉल करके छोड़ दिया करो, या अपना इम्पोर्टेंट मैसेज लिख दो, या हम नहीं उठा रहे तो आपको भी समझना चाहिए कि आज किसी में हम व्यस्त हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब हम आपकी चीज़ें सुनते हैं तो बताते हैं कि सर इतने दिन पहले का मामला है, इतने दिन ये हो गए। इम्पोर्टेंट का मतलब तो ये होता है कि अभी आप फंसे हुए हो, कि अभी की अभी मदद चाहिए, तब तो होता है। नहीं तो आपकी चीज़ें लिख दो, हमारे पास लगभग सारे इम्पोर्टेंट ही केस आते हैं, और हम जब कोई इम्पोर्टेंट में भी सबसे इम्पोर्टेंट हो या सबसे ऐसा मैटर हो तो ज़्यादा उसमें फोकस करते हैं। और मैं बिजी था, जैसे मैंने बताया कि आज ATS ने राजस्थान में ऐसे 28 सैनिक पकड़े हैं। तो वो केस में बहुत से लोगों ने मेरे को बताया, मैंने उसको देखा भी, क्या कहानी है क्या नहीं क्या चल रहा है, लेकिन वो मैंने बता दिया कि बहुत बार हमारे पास भी इन चीज़ों की रिपोर्ट आती थी कि सर हमारे को नौकरी सरकारी है, फौजियों के लिए ही है, लेकिन फौजी से भी पैसे मांग रहे हैं। जिन्होंने सिक्योरिटी खोल रखी है, सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर बैठे हैं, और जवानों का ही हक खा रहे हैं। जवान का मतलब मैं फिर वो नहीं कि जवान ही खा रहा है, इसमें भी अधिकारी लेवल के बंदे हैं। सिक्योरिटी एजेंसी खोलकर जवान आता है तो उससे बोलते हैं कि रहना है तो इतना पेमेंट दो, नहीं तो सिविलियन को रखते हैं, और सिविलियन से बेचारे से पेमेंट फौज के बंदे की, और उससे कुछ पैसा लेकर उनको रखा जाता है, जिसमें बहुत से लोग पकड़े हैं। और इनकी मैं कई बार इनसे डायरेक्ट बात करके इनको मैंने बता भी दिया कि बहुत अच्छी पेंशन मिल रही है आपको, आपकी रिटायरमेंट के बाद भी इज्जत है। जो कंधे पे पीतल लगाया, ये अशोक और कैंची पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, और खासकर आपके पीछे जो लगा है ना कि आर्मी अफसर या आर्मी जवान, तो इस तरह के गलत काम ना करो। अभी जांच होंगी, पता नहीं कौन कौन फंसेगा, नाम आएगा। ठीक है, और ये जब आप किसी जवान से बेचारे से उसको मजबूर कर देते हो तो फिर वो जवान ही वहाँ बेचता है इन चीज़ों को। जब जवान बेचारा मजबूर हो जाता है ना, हमारे पास भी भेजा था, एक बार आया था MP ग्वालियर से कि सर देखो, वीडियो तक आया था जिसमें वो
पैसे ले रहा था कि यहाँ रहना है तो आपको इतना देना ही पड़ेगा। मैंने कहा, फिर मैंने समझाया कि भाई मान जाओ, नहीं तो हम डालेंगे। कुछ लोग तो सुलझा जाते हैं, लेकिन जिनको आदत पड़ जाती है कि फ्री का ही खाना है, तो फ्री का खाना वो छूटता नहीं है। अंदर रहकर भी इतनी अच्छी तनख्वाह के बावजूद भी आज जवान जैसे और अधिकारी की भारत सरकार की तरफ से काफ़ी पेमेंट दिया जा रहा है आपकी मेहनत के हिसाब से, और पे कमीशन में भी शायद बढ़ने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की छोटी छोटी हरकतें अंदर भी और बाहर आकर भी, क्यों वो मुंह में खून लग जाता है ना, आदत ऐसी बन जाती है कि वहाँ 4-4 सहायक रखने, मैम साहब को 24 घंटे इधर से उधर गाड़ी, पर पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो वो आदतें फिर बाहर आकर भी एजेंसी खोल ली, और एजेंसी में भी लाओ जी 10 फौजी हैं, कुछ सिविलियन रख लिए, उनकी खाना कोई फौजी नहीं दे रहे तो उसको निकाल देना डिसिप्लिन के नाम पे, फलाना टिकड़ा। मैंने बताया था ना, एक पहले भी आया था MP का केस, वो मैंने डाला भी था। बाद में उनसे बात की कि नहीं जी बंदा का गलत है। बंदा कोई गलत नहीं होता है, ड्यूटी कर रहा है, उससे बहस भी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको उसके नाम से निकाल दोगे, क्योंकि उसके पीछे कहानी तो पता चली जाती है कि वहाँ सिविलियन रखना है, सिविलियन में ज़्यादा पैसे आते हैं, फौजी कम पैसा दे रहा है, ये भी चीज़ आ रही है। आपको सिक्योरिटी एजेंसी और वो नौकरी फौजियों के लिए रिजर्व इसीलिए रखी हुई गई है कि जो बंदे कम उम्र में आ जाते हैं, कम उम्र में आ गया, कोई सिपाही में आ गया, कोई नायक में आ गया, कोई हवलदार में आ गया, तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके वो अपना गुजारा करे, और गवर्नमेंट उसको ठीक से सैलरी दे रही है। लेकिन वो सैलरी उसको मिल नहीं पा रही, बीच में डाका डाल रहे हैं। अगर नहीं देते हो तो वहाँ सिविलियन रखे जाते हैं। तो उन चीज़ों का भी जल्दी और कोई एक्स्ट्रा वीडियो में बनाऊंगा, पूरा खुलासा हो जाएगा, तो उस पर अपडेट ले रहे हैं हम। ठीक है, आज के समय में कैमरा, विजिलेंस, ATS, हर जगह कैमरे हैं। गलत करोगे सज़ा भुगतोगे। तो कम से कम फौज जो ईमानदारी का वो माना जाता है, उसको कलंकित मत करो। बाकी तो वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।